हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की। सबसे पहले समझेंगे डिफ्यूज़न क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप्स का डिफ्यूज़न हम देखते हैं और थर्ड क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न को। तो हमने लास्ट वीडियो में जब बात की थी ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें हमने दो तरीके का ट्रांसपोर्ट देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में समझा था कि किसी भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट यानी कि एटीपी के यूज़ से होता है। उसके बाद हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, नॉन मीडिएटेड और मीडिएटेड, जिसमें हमने नॉन मीडिएटेड में देखा था डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हमने O2, CO2, हार्मोन्स और कुछ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस की बात की थी। तो आज हम डिफ्यूज़न को डिटेल में समझेंगे। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? अगर डिफ्यूज़न का वर्ड मीनिंग देखें तो डिफ्यूज़न से मतलब होता है स्प्रेड होना। डिफ्यूज़न हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं, जैसे कभी कभी आप घर में रूम फ्रेशनर यूज़ करते हो या फिर परफ्यूम लगाते हो, तो जिस टाइम पे आपने परफ्यूम वहाँ छिड़का होता है या स्प्रे किया होता है तो एक टाइम पर वहाँ बहुत तेज़ स्मेल आ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में इधर उधर जाना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको पूरे रूम में, और कुछ देर बाद अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो पूरे घर में आपको उस परफ्यूम की या रूम फ्रेशनर की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये स्मेल कैसे फैलती है? ये फैलती है डिफ्यूज़न की वजह से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह से पार्टिकल्स मूव करते हैं दूसरी जगह पर और पूरे रूम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब वो जब तक मूव करते रहते हैं जब तक एक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती। और इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या होती है? जब वो इवनली स्प्रेड हो चुके होते हैं। और ये पार्टिकल्स कैसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं? क्योंकि इनमें अपनी ओन काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह डिफ्यूज़न हम लिक्विड में भी देखते हैं। जैसे आप दूध में चीनी डालते हो या शुगर डालते हो तो वो एक बार नीचे जाके बैठ जाती है। जब आप उसको हिलाते हो तो धीरे धीरे पार्टिकल्स शुगर के जो होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं रैंडम डायरेक्शन में और फिर पूरे दूध में इवनली स्प्रेड हो जाते हैं और आपको दूध एक जैसा मीठा लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पिया तो तेज़ मीठा लग रहा है, दूसरी बार पिया तो आपको कम मीठा लग रहा है, आपको इवनली मीठा लगता है। उसी तरह अगर किसी पानी में एक कलर का ड्रॉप डालें तो वो कलर का ड्रॉप एक बार में आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड दिखेगा। धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं रैंडम डायरेक्शन में चारों तरफ और फिर थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है जिसमें पूरे पानी में आपको कलर की जो एक ड्रॉप होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखती है। इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूज़न हम गैसेस में भी देखते हैं, लिक्विड में भी देखते हैं और सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न का अगर मीनिंग देखें तो होता है स्प्रेड होना। और कब तक स्प्रेड होना? जब तक एक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं अचीव हो जाती। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसा हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है एक जगह और फिर पार्टिकल्स मूव करते हैं उस जगह जहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है और धीरे धीरे करके जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती, अनटिल द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर अब हम सेल के बेस में बात करें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बात करें तो मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमें कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो ये जो आपको सर्कल से दिख रहे हैं, मान लेते हैं ये पार्टिकल्स हैं और अंदर भी ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पर ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो अब क्योंकि डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं तो डिफ्यूज़न में क्या होगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ जाना शुरू करेंगे। और ये कब तक जाएंगे? जैसा हमने पीछे देखा, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 पार्टिकल्स प्रेजेंट है और अंदर हमें 3 दिख रहे हैं। तो ये 20 पार्टिकल्स तब तक अंदर की तरफ मूव करते रहेंगे जब तक बाहर 10 और अंदर 10 नहीं हो जाते। और उसके बाद अगर कोई पार्टिकल अंदर या बाहर मूव करता है, मान लेते हैं 10 के बाद यहाँ से एक पार्टिकल अंदर मूव किया तो यहाँ 11 हो गए और यहाँ पर 9 रह गए। तो फिर
इक्विलिब्रियम लाने के लिए यहाँ से एक पार्टिकल फिर बाहर की तरफ मुँह पर जाएगा। इस तरह इनका जो नंबर है वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो यहाँ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न देखा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना डिफ्यूज़न के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने पीछे भी 2 एग्जाम्पल्स देखे, रूम फ्रेशनर का और पानी में कलर की ड्रॉप का। तो अगर हम लिविंग सिस्टम में कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें डिफ्यूज़न की, तो रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज जैसे O2 और CO2 का एक्सचेंज ये डिफ्यूज़न की वजह से ही पॉसिबल होता है। लंग से ऑक्सीजन का ब्लड में जाना डिफ्यूज़न के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसा हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें सभी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो जो चीज़ें अलाउड होती हैं उसमें स्मॉल इनऑर्गेनिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो यहाँ पर O2 और CO2 इसी कैटेगरी में है। इसके अलावा हमने पीछे भी देखा कुछ हार्मोन्स है और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो इजीली लिपिड बाइलेयर से अंदर डिफ्यूज़ होके आ सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। अब अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें भी गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस स्टोमेटा के थ्रू भी एक डिफ्यूज़न के थ्रू होने वाला प्रोसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंसेक्ट्स में फिरोमोन जो निकलते हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और दूसरे इंसेक्ट इसी को डिटेक्ट करते हैं। तो आपने एंट्स वगैरह को देखा होगा कि वो एक लाइन बना के चलती हैं, तो उनकी जो लीडर एंट होती है वो कुछ फिरोमोन को सिक्रीट करती है और फिर वो डिफ्यूज़न के थ्रू स्प्रेड हो जाती है एनवायरनमेंट में, और अदर एंट्स भी उसके पीछे पीछे उस फिरोमोन को डिटेक्ट करके एक लाइन में चलने लगती हैं। तो ये हमने डिफ्यूज़न के कुछ एग्जाम्पल्स की बात की। अब अगर डिफ्यूज़न के टाइप्स की बात करें तो हम देखते हैं 3 तरह का डिफ्यूज़न होता है। एक सिंपल डिफ्यूज़न, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और थर्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूज़न का ही टाइप है। तो यहाँ हम जितने भी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं वो सब है सिंपल डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब हम समझते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न को। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है नेट फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब कितने फ्रीली पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूज़न के टाइम पर या जब वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो जैसे हमने पीछे बात की कि पार्टिकल्स में मूवमेंट उनकी ओन काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम में डिफ्यूज़न हो रहा है। अगर गैसेस और लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है तो जैसा हम जानते हैं कि पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और वहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे वही अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूज़न का रेट कम हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स उतना तेज़ी से मूव नहीं कर पाते। सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल है एलॉयज़ का बनना। तो इस तरह के डिफ्यूज़न में पार्टिकल्स की ओन काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी कम हो जाता है। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न। सेकेंड चीज़ है डेंसिटी। डेंसिटी से क्या मतलब है? डेंसिटी से मतलब है कि जिस मीडियम में डिफ्यूज़न हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर मीडियम ज़्यादा डेंस है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हो जाएगा। ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। अगर ज़्यादा डेंस है मीडियम तो वहाँ पर डिफ्यूज़न कम होने लगेगा। नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। तो जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनका डिफ्यूज़न रेट भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब नेक्स्ट बात आती है डिस्टेंस की। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही डिफ्यूज़न कम हो जाएगा। जैसे एक रूम में तेज़ी से मॉलिक्यूल्स फैलेंगे लेकिन पूरे घर में फैलते फैलते बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि एक लिमिट के बाद वो वहाँ पर तक स्प्रेड भी ना हो। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। नेक्स्ट है वेट ऑफ पार्टिकल्स। अगेन जैसा डेंसिटी हमने देखा वैसा ही वेट ऑफ पार्टिकल्स है। अगर पार्टिकल्स बहुत भारी हैं तो उन्हें मूव होने में टाइम लगेगा, डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। तो यहाँ पर वेट ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूज़न पार्टिकल्स का मूवमेंट कितना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं वो। उसके बाद जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न को, सरफेस एरिया, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिस्टेंस एंड वेट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ आप टेम्परेचर भी इंक्लूड कर सकते हो
जैसे हाई टेम्परेचर पे डिफ्यूज़न ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं कि गर्म खाने की खुशबू तेज़ी से फैलती है, जबकि वही खाना अगर ठंडा रखा होगा तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न के, या रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और टेम्परेचर के। उसके अलावा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी, डिस्टेंस और वेट ऑफ पार्टिकल्स के। तो यहाँ पर हमने सिंपल डिफ्यूज़न समझा, उसके टाइप्स देखे और किस बात पर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।